Hello students, welcome to chapter 4 part 2, that is environmental management. In this part we are going to study about environmental conservation, about environmental management and about biodiversities in the hotspots. So let us study about environmental conservation, our social responsibility. हमें पता है जब से ह्यूमन एग्जिस्ट हो रहे हैं तब से ह्यूमन और एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप मेंटेन हुई है और जब से फॉर्मेशन हुआ है अर्थ में ह्यूमंस दे हैव स्टेप्ड ऑन द अर्थ. They are proving their superiority as compared to the other animals because of the characters such as intelligence. हम लोगों के अंदर में इंटेलिजेंस है, हम में मेमोरी पावर है, हम में इमेजिनरी एबिलिटी है और इसकी वजह से उसने सारे नेचर को डोमिनेट करके रखा है और सारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज किया है. In an attempt to live a satisfactory life, they keep on snatching from the nature as much as possible and this has lead to the increase in the problem. क्योंकि हमने हमारे ग्रीड के लिए, हमारे नेसेसिटी के लिए बहुत सारा नेचर को ऑलरेडी हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं. अब हमारी ड्यूटी है कि अगर हमने डिस्टर्ब किया है नेचर को तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू maintain the environmental balance because are going to conserve it and we have to improve the quality of the nature. So there is a very it is our social responsibility to go ahead. There is also a strong relationship between environmental conservation and biodiversity. हमें environment को conserve करना है या नहीं, हमें biodiversity maintain करनी है. आप लोगों ने last वाले part में भी देखा है biodiversities यानी हमारे आसपास में जितनी भी varieties present है उसमें plants आते हैं, animals आते हैं, microorganisms आते हैं. इनको सबको हमें maintain करना है ताकि हमारी next generation इसे ठीक से एंजॉय कर सके, इन्हें हम देख सके. अगर हमने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को सीरियसली नहीं लिया तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट कर रहे हैं. एंड सो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, species diversity and ecosystem diversity. So let us look for the first type, that is the species diversity. Species diversity यानी क्या, जैसे हम human beings है, we are all belonging the same species of homo sapiens sapien, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से अलग होते हैं, different होते हैं. Because of this DNA structure we all have studied it in the अदर पार्ट्स और अदर लेसन्स. यू कैन गो फॉर द थिंग्स जो हमारे यूट्यूब पे आपको दिखेगा कि कैसे हम लोग जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम ह्यूमन बींग्स यहाँ से एग्जिस्ट हो गए, अगर यहाँ पे ही अगर सेम स्पीशीज़ के बीच में ही रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा ना हो कि हम ह्यूमन बींग्स ही एक्सटिंक्ट हो जाए यहाँ से. एंड सो देर इज़ अ नीड to protect the genetic diversity. Let us come to the second, that is the species diversity. We all know there are varieties of plants, animals, microorganisms belonging to various species and each and every one of them is very very important. तो इस तरह से जैसे हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है वैसे ही हमें स्पीशीज डाइवर्सिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है. उसके अलावा तीसरा जो डाइवर्सिटी का टाइप है उसे कहा जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम यानी हमारे आसपास में जितनी भी अलग अलग तरह की इकोसिस्टम्स है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और हैबिटेट्स अलग अलग है. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे यहाँ हैबिटेट्स चेंज होती है, इकोसिस्टम डिफरेंट होती है. एंड सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें एनवायरमेंटल बैलेंस रखना है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है तो इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना ज़रूरी है. एंड सो दिस इज हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्लेन. Let us see how we can conserve the biodiversity. So there are various methods or the rules which I had given. So first is the protecting the rare species of organism. जितनी भी organisms की species जो बहुत कम बची है हमारे यहाँ, हमने उसको बचाना है. आप लोगों ने सेक्रेड ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं
उनको हम कंजर्व करते हैं इन द नेम ऑफ द गॉड एंड से दे आर सेड टू बी द सेक्रेव, दे आर इनफैक्ट द सेंचुरीज। तो इस तरह से अगर हम सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इनको अगर हम कंजर्व करते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं। कुछ रीजन्स को बायो रिजर्व घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी वेराइटीज़, वहाँ प्लांट्स एनिमल्स की बची हुई रहती है जो इधर से उधर फैल नहीं सकती है, दे आर एंडेमिक एट देयर प्लेसेस। उसके बाद प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज़, आपने देखा होगा बर्ड्स के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर्स के लिए है, सेफ टाइगर है, सेफ क्रोकोडाइल है। टॉर्टोइस को स्पेशल स्पीशीज को प्रोजेक्ट दिया जाता है ताकि इन्हें कंजर्व कर सके। कंजर्विंग ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि एक बार अगर ये हमारे अर्थ से एग्जिस्ट हो गए तो फिर इसका दोबारा लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। एंड ऑब्जर्विंग द रूल्स, हमें पता है कि बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, तो हमें उन सारे लॉज को ऑब्जर्व भी करना है, रूल्स फॉलो करना है। अगर हम कहीं नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज में, बायो रिजर्व जगह पे घूमने जाते हैं तो हमने उनको मेंटेन करना है, उनके रूल्स जो भी बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना है ताकि हम एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ने ना दे। एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी पुराने ज़माने में लोगों ने जो भी उन्होंने नॉलेज लेके रखा है प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग आयुर्वेदिक्स के बारे में, उसको मेंटेन करना है, उसको फिर से रिजुविनेट करना है और इस तरह से हमको ये सब स्टेप्स लेने चाहिए टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। नाउ देर आर वेरियस लॉज, मैंने अभी आपको बताया है कि हमने सारे लॉज को ऑब्जर्व करने चाहिए। सो देर आर डिफरेंट लॉज, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉज आई हैड ट्राइड टू शोन यू। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है कि हम कहीं पे भी पेड़ों की कटाई, वेंटन फॉलिंग ऑफ द ट्रीज या पोचिंग करना, हंटिंग करना अलाउड नहीं होता है। अब ये लॉ के अंडर पनिशेबल ऑफेंस होता है। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन लॉ है, 1986 में इस्टेब्लिश किया गया है, जो हमको बताता है कि हमने हमारी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना हो जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में अगर कोई इंसान रूल्स ब्रेक कर देता है तो उसे 5 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। तो इस तरह से ये लॉज बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका साउंड पॉल्यूशन लॉ। तो हमने ऐसा कोई साउंड क्रिएट नहीं करना है कि जिससे वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, आपको पता होगा कि जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉकिंग करते हैं उन पे भी पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। देन नेक्स्ट इज़ द बायोमेडिकल लॉ, जो 1998 में दिया गया। मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है ये बहुत अजार्डस्ट होता है, ये इन्फेक्शियस होता है और बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल, एयर सभी जगह के पॉल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे हमने ठीक से मैनेज करना चाहिए और हैंडलिंग करना चाहिए, इसका भी लॉ निकला हुआ है। देन इज द नेक्स्ट वन इज द लेटेस्ट वन, दैट इज द ई वेस्ट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उनका मैनेजमेंट करना, उनका हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने इनका मैनेजमेंट हैंडलिंग नहीं किया तो हो सकता है कि हिमालय से बड़ा एक बड़ा पहाड़ ई वेस्ट का जनरेट हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फॉलो दिस लॉ। देन कम्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये हंटिंग, पोचिंग, एनिमल्स का शिकार करना, उन्हें मारना, जैसे एलिफेंट्स को टस्क के लिए मारा जाता है, तो ये सब लॉज है जो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद देखिए ये लॉज तो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं फिर भी लोग उसको ब्रेक करते रहते हैं। सो देयर आर सम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस which are taking part to save the nature, to save the environment. So there are various national organizations and international organizations. I had given you the list of some of the important national organization. इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे बॉम्बे में है, दैट इज बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। ये हमारा पूरे जो पुराने ज़माने से लेके जो भी स्पीशीज़ है और एनिमल्स और प्लांट्स की उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनका रिसर्च, उनका स्टडीज़ रखता है। देन नेक्स्ट इज़ द CPR एनवायरनमेंट ग्रुप ऑफ न्यू चेन्नई। उसके बाद गांधी पीस फाउंडेशन जो एनवायरमेंटल सेल है ये दिल्ली में है। इसके अलावा चिपको सेंटर तहरी गढ़वाल में है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद में है।
केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम में है, इंडियन एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन पूना में है, तो विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में है। तो ये सारे जो मैंने नाम पढ़े हैं ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें कई लोग इसके साथ अटैच्ड होते हैं जो एनवायरनमेंट अवेयरनेस का काम करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैंने कुछ आपके सामने रखे हुए हैं लिस्ट। जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है, इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में। द सेकेंड वाला जो है वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, दैट इज आईपीसीसी, इसका हेड ऑफिस है जेनेवा में। देन उसके बाद में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये न्यूयॉर्क में है। उसके बाद बहुत सारे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, टू नेम द फ्यू, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जेनेवा में है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज में है, क्लाइमेट चेंज फंड सोंगो साउथ कोरिया में है। अब इसमें से जो कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है ये आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देती हूँ कि ग्रीन पीस, it is the world's largest organization which is engaged in the environmental activities. More than 25 lakh people from 26 different countries are the members of this organization. तो देखिए इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास में, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए हैं जो हमको बताते हैं कि येस वी हैव टू प्रोटेक्ट द नेचर, वी हैव टू सेव अवर मदर अर्थ। उसके बाद हम देखते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स यानी कुछ ऐसे रेयर स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। अभी तक 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स दे आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सच एरियाज हैज बीन ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ अर्थ। अगर हम परसेंट वाइज बात करते हैं तो सिर्फ 15.7% है। एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, और अब हमारे पास सिर्फ 2.3% एरिया जो है वही सेंसिटिव स्पॉट्स करके लेफ्ट है। इट इज इंक्लूडिंग 50,000 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड विच आर एंडेमिक। एंडेमिक यानी क्या? दे आर रेस्ट्रिक्टेड, दे आर नेटिव, दे आर प्रीवेलेंट इन दैट एरिया ओनली। अगर हम इन स्पीशीज को शिफ्ट करने का सोचते हैं या दूसरी जगह ले जाने का और नर्चर करने का सोचते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। सो दे आर सेड टू बी द एंडेमिक। As far as India is concerned, out of only 135 species of animals, 85 species are found in the jungle of eastern region, जंगलों में ही present है, और 1500 endemic plant species are found in the western Ghats। तो आपको पता होगा वेस्टर्न घाट्स यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे सारे जितने भी वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे इन एंडेमिक स्पीशीज को पाया जाता है। एंड आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक, यानी वो सिर्फ वही प्रीवेलेंट होते हैं। इसीलिए हमें इन सारे हॉटस्पॉट्स को अलग अलग तरह से प्रोटेक्ट करना है, उन्हें बचाना है, और इन एंडेमिक स्पीशीज को वहीं पे नर्चर हो यही कोशिश हमने करनी है। उसके now we have studied about the hotspots of biodiversity। अब इन species को इन hotspots पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमने क्या किया है, हमारे कन्वीनियंस के लिए सारे स्पीशीज को हम थ्रेटेंड स्पीशीज करके डिक्लेयर किए हैं, एंड वी हैव क्लासिफाइड दिस थ्रेटेंड स्पीशीज इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। सो फर्स्ट इज द एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी क्या? ऐसे स्पीशीज जिनका नंबर डिक्लाइन हो गया है और उनकी हैबिटेट श्रंक हो गई है, कि हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि इन द नियर फ्यूचर इफ देयर कंजर्वेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड दे विल गेट एक्सटिंक्ट। इन स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं लायन टेल्ड मंकी, उसके बाद लेसर फ्लोरिकैन, ये एग्जाम्पल्स है एंडेंजर्ड स्पीशीज का। दूसरा जो कैटेगरी है उन्हें हम कहते हैं रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज यानी इनके भी नंबर्स कंसिडरेबली डिक्लाइन हो गए हैं
एंड अगर हमने इन्हें ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज दे आर एंडेमिक इन नेचर। एंडेमिक मैंने बताया है कि दे आर नेटिव टू दैट रेस्ट्रिक्टेड प्लेस ओनली। इनके अंडर एग्जाम्पल्स आते हैं रेड पांडा एंड मस्क डियर। तीसरी जो कैटेगरी है वो है वल्नरेबल स्पीशीज की। these organisms they are also very extremely less and they are continue to decline, यानी उनका नंबर जो है वो कंटिन्यूस कम ही होते जा रहा है। एंड सो इट इज़ अ वरीसम रीजन फॉर अस। जैसे कि टाइगर है, लायन है, ये इन वल्नरेबल स्पीशीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। चौथी कैटेगरी दी है आपको इनडिटर्मिनेट स्पीशीज की। तो इनडिटर्मिनेट स्पीशीज क्या है, वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं ड्यू टू देयर बिहेवियरल हैबिट। जैसे कि शाइनेस है, ये लोग बहुत ज़्यादा बाहर जंगलों में नहीं आते हैं, अंदर गहरे जंगलों में छुपे रहते हैं और इसीलिए देर इज़ नो डेफिनाइट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्पीशीज। सो इसके कैटेगरी में आती है जायंट स्क्वेरल या शेक्रू, जो हमारा एक नेशनल एनिमल करके डिक्लेयर किया, महाराष्ट्र का एनिमल डिक्लेयर किया गया है। सो लाइक दिस वी हैव क्लासिफाइड ऑल द थ्रेटेड स्पीशीज इन दिस फोर कैटेगरीज, दैट इज एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल एंड इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट आर पिंक पेजेस एंड व्हाट आर ग्रीन पेजेस, डू यू नो दैट? So it is just for your information that pink pages, it includes the book. It is a book which contain the names of the endangered species। जितनी भी endangered species है कि जो ख़त्म हो रही है, अगर हमने इसके लिए कंजर्वेटिव मेथड्स यूज़ नहीं किए, ऐसे स्पीशीज का नाम इसमें दिया हुआ है। और ग्रीन पेजेस जो है, इट इज़ द book which contain the name of the previously endangered but presently safe species। जो पहले endangered थे लेकिन हमने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करके उन्हें सेफ स्पीशीज की कैटेगरी में ला दिया है। तो बच्चों, इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है, हमें हमारे नेचर को बचाना है, हमारे अर्थ को सेव करना है, और इस तरह से अगर हम बचा सकते हैं तो ही हम अपने आप को भी बचा सकेंगे। Always remember, and destroying a plant is to destroy everything. Practice afforestation. We should know that forest is a wealth. Then environmental protection is a value education। इस तरह से हमने ये छोटी छोटी proverbs अगर हमने याद रखे तो I think we can very well conserve the environment। I hope you all have understood the topic। If you have any doubt, you can ask me the question in the comment box, and you can view other videos also to have the satisfied your queries। Thank you very much।